ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1011, ड्रेड्स की बंद दुनिया को छोड़ना, भाग 1। माँ, क्या ये तैयार है? एलोरा ने अपने होंठ चाटते हुए पूछा, जबकि वह अनास्तासिया द्वारा बनाए जा रहे फ्रूट पुडिंग को देख रही थी। बस 5 मिनट प्रतीक्षा करो और ये तैयार हो जाएगा, अनास्तासिया ने एलोरा के सिर को थपथपाते हुए कहा। एलोरा ने पुडिंग से अपनी आंखें नहीं हटाईं और बस अपना सिर हिला दिया। इवान सोफे पर बैठा था, उन दोनों को मृत आंखों से देख रहा था। मुझे आश्चर्य है कि अगर उसे पता चलेगा कि एलोरा उसे अपने पिछले रसोई बिस्किट के प्रतिस्थापन के रूप में मान रही है, तो वह किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाएगी। उसने अपनी भौहों को रगड़ते हुए और पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर विचार करते हुए सोचा। एलोरा को उठे हुए 10 दिन हो चुके हैं और इवान ने अनास्तासिया के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। छाया ड्रैगन को कुछ बेवकूफ़ी करने से रोकने के लिए इवान ने एलोरा के बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया। ये पता लगाने के बाद कि एलोरा एक हथियार आत्मा है, अनास्तासिया काफ़ी हैरान थी, लेकिन जब उसे विनाश की अजीब भावना याद आई, जब वह पहली बार उससे मिली थी, तो उसे पता चला कि इवान झूठ नहीं बोल रहा था। गलतफहमी को दूर करने के बाद जब अनास्तासिया को पता चला कि एलोरा खाने की शौकीन है, तो उसने उसे माँ कहने के लिए कहा और बदले में वह उसे स्वादिष्ट भोजन देगी। ये सुनकर कि वह उसे माँ कहकर स्वादिष्ट भोजन पा सकती है, एलोरा ने संकोच नहीं किया और तुरंत उसे माँ कहना शुरू कर दिया। ठीक है, जब तक वे दोनों खुश हैं, इवान ने सोचा और अपने कंधों को सिकोड़ लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि वे एक दूसरे को क्या कहते हैं। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से अपना संचार क्रिस्टल निकाला और कुछ घंटे पहले प्राप्त जानकारी को देखा। गेहेना साम्राज्य और ड्रैगन द्वीप पहले ही हिलना शुरू हो चुके हैं और दोनों पक्षों के बीच हर दिन छोटे मोटे संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और केवल रैंक 2 से नीचे के लोग ही संघर्ष में शामिल हैं। इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए सोचा। ऐसा लगता है कि वे युद्ध में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे एल्ड्राकर और बैफोमेट की स्थिति की ठीक से जांच कर सकें। उसने मन ही मन कहा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि यह उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। उसे यकीन था कि बैफोमेट और एल्ड्राकर एक दिन कब्र से बाहर आएंगे और वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि गेहेना साम्राज्य और ड्रैगन द्वीप उससे पहले एक बड़ा युद्ध शुरू कर दे ताकि अगर वे दोनों वापस भी आ जाएं तो उनके लिए युद्ध को रोकना आसान न हो। वर्तमान में अधिकांश लोग सोचते हैं कि वह किसी तरह शैडो मोनार्क से संबंधित है, लेकिन एल्ड्राकर और बैफोमेट जानते हैं कि वह उससे संबंधित नहीं है बल्कि खुद शैडो मोनार्क है। एक बार जब वे बाहर आ जाएंगे तो दूसरे गुटों से उसकी असली पहचान छिपाना असंभव होगा। लेकिन अगर ड्रैगन द्वीप और गेहेना साम्राज्य के बीच युद्ध इस हद तक बढ़ गया कि वापस लौटना संभव नहीं था, तो एल्ड्राकर और बैफोमेट को उसके बारे में कुछ भी करने से पहले बाहर आने के बाद युद्ध की स्थिति को सुलझाना होगा। मुझे ठीक से विकसित होने के लिए बस कुछ समय चाहिए और एक बार मैं काफ़ी मजबूत हो जाऊं। इवान ने मन ही मन कहा और संचार क्रिस्टल पर जानकारी देखना बंद कर दिया। उसकी नज़र अनास्तासिया की ओर गई और यह सोचते हुए कि वे कुछ दिनों में क्या करने वाले हैं, उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर उठे। हालांकि वे जो करने की योजना बना रहे थे वह काफ़ी जोखिम भरा था और इसे पूरी तरह से पागलपन कहा जा सकता था, लेकिन वह उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो ब्लडमून साम्राज्य भी इस झंझट में शामिल हो जाएगा और एक बार ऐसा होने पर इवान ने अपना सिर हिलाया और शांत रहने की कोशिश की। जल्द ही एलोरा अपने फलों का हलवा पकड़े हुए उसकी ओर दौड़ी और उसके पास बैठ गई। पिताजी, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? उसने हलवा का एक चम्मच उठाकर उसके मुंह की ओर बढ़ाते हुए पूछा। नोव एल बी JNN। जरूर, इवान ने कहा और जैसे ही उसने एक निवाला खाया उसके मुंह में फलों का मीठा स्वाद फूट पड़ा। यह अच्छा है, उसने कहा और एक बार फिर आह भरी, इस बात पर आश्चर्य करते हुए कि एक ड्रैगन इतना अच्छा रसोइया कैसे बन गया। सच में, इवान की बात सुनकर एलोरा ने भी एक निवाला खाया और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। अनास्तासिया रसोई से बाहर चली गई और एलोरा को खाते हुए देखकर उसने आह भरी क्योंकि यह छोटी लड़की वास्तव में एक पेटू थी और उसे दिन में 5 या 6 बार खाना बनाना पड़ता था। मुझे आश्चर्य है कि वह किस तरह की व्यक्ति थी इससे पहले कि वह उसे एक हथियार आत्मा में बदल दे। अनास्तासिया ने अपने चेहरे पर एक अजीब नज़र के साथ सोचा, पिछले 10 दिनों में एलोरा ने जितना खाना खाया था उसके बारे में सोचते हुए, यहाँ तक कि एक सामान्य रैंक 4 कोर इवॉल्वर भी उच्च स्तरीय भोजन को पचाने में इस लड़की की बराबरी नहीं कर सकता। जैसे ही अनास्तासिया वापस आए और इवान के पास बैठी, इवान का संचार क्रिस्टल बज उठा। जैसे ही उसने कॉल स्वीकार किया, दूसरी तरफ से सिल्वन की उत्साहित आवाज़ आई। कोर वर्ल्ड पिल तैयार है, उसने बस इतना कहा और कॉल समाप्त कर दिया। जब सिल्वन ने इतनी जल्दी कॉल समाप्त की तो इवान ने भौहें उठाईं और अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वह अपनी रैंक वापस पाने के लिए वास्तव में उत्साहित है, उसने कहा और खड़ा हो गया।
ये देखकर कि इवान जाने की योजना बना रहा था, एलोरा ने एक ही बार में पुडिंग खत्म कर दी और एक काले सुनहरे प्रकाश की लकीर में बदल गई, जो उसके शरीर के अंदर गायब हो गई। जब एलोरा उसके आत्मा स्थान में प्रवेश कर गई और अनास्तासिया को देखा तो इवान ने कुछ नहीं कहा। अनास्तासिया ने इवान का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल उनके आसपास का माहौल धुंधला हो गया। एक पल में वे सिल्वन की गुफा के ठीक बाहर पहुंच गए। इवान को थोड़ा चक्कर आ रहा था क्योंकि अनास्तासिया ने टेलीपोर्टेशन या किसी अन्य कौशल का उपयोग नहीं किया था, वह बस अपनी उच्च चपलता का उपयोग करके आगे बढ़ी। यही कारण है कि वह स्थान में परिवर्तन के साथ तुरंत अनुकूल नहीं हो सका। एक बार जब इवान ठीक हो गया तो वे दोनों गुफा में प्रवेश कर गए और जब वे अंत तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एशले, अलारिक, ऑक्टेवियस और सिल्वन पहले से ही वहां मौजूद थे। एशले ने गुफा के एक कोने में एक स्पेस बैरियर बनाया था जिससे उसका स्थान बढ़ गया था और सिल्वन उसके बीच में बैठा था। उसके हाथ में एक शुद्ध सफ़ेद गोली थी। वह अपने कोर को ठीक करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हो, अनास्तासिया ने एक हंसी के साथ कहा जब उसने देखा कि सिल्वन पहले से ही कोर वर्ल्ड पिल लेने के लिए तैयार था। अलारिक और एशले ने सिर हिलाया जब उन्होंने अनास्तासिया और ऑक्टेवियस को इवान के पास वापस आते सुना। तो तुम वास्तव में इसे परिष्कृत करने में सफल रहे, इवान ने ऑक्टेवियस से कहा, जिसने कुछ नहीं कहा और बस गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। इवान ने ये देखकर अपना सिर हिलाया और अपनी नज़र सिल्वन की ओर घुमाई, जो आखिरकार खुद को रोक नहीं सका और उसने गोली अपने मुंह में डाल ली। अध्याय 1012 ड्रेड्स की बंद दुनिया को छोड़ना, भाग 2। जिस क्षण सिल्वन ने गोली अपने मुंह में डाली, वह ऊर्जा की एक धारा में बदल गई जो उसके कोर की ओर बहने लगी। सिल्वन का कोर, जो उसके दिल के पास स्थित था, सितारों से भरे एक छोटे से चमकते हुए संगमरमर की तरह लग रहा था। चमकते हुए कोर पर कई छोटी छोटी दरारें थीं, जिससे उसका विश्वसार लगातार बाहर निकल रहा था। जैसे ही गोली से ऊर्जा उसके कोर में प्रवेश करती, दरारें धीरे धीरे ठीक होने लगतीं। कोर के अंदर के छोटे छोटे सितारे चमकने लगे और सिल्वन की आभा, जो रैंक 5 के शिखर पर थी, बढ़ने लगी। कोर के अंदर नए सितारे दिखाई देने लगे और कुछ मृत सितारे फिर से चमकने लगे, जिससे सिल्वन का कोर एक छोटे ब्रह्मांड की तरह दिखने लगा। NOWELL-BE-IN.C-OM। वैसे, क्या आपने पूरा वर्ल्ड कोर प्लांट इस्तेमाल कर लिया है, या यह अभी भी इस्तेमाल करने लायक है? इवान ने अचानक ऑक्टेवियस से पूछा। आमतौर पर, जब मैंने गोली बनाने के लिए इसका सार निकाला था, तो वर्ल्ड कोर प्लांट मुरझा गया होता, लेकिन वर्ल्ड ट्री की मदद से हम इसे बचा सकते हैं और कुछ सालों में यह अपना सार वापस पा सकता है, ऑक्टेवियस ने इवान की ओर देखे बिना कहा। मैंने वर्ल्ड कोर प्लांट को वर्ल्ड ट्री के पास पहले ही लगा दिया है और वर्ल्ड ट्री की आभा के तहत ये वास्तव में बहुत तेज गति से अपना सार वापस पा रहा है, एशले ने इवान और ऑक्टेवियस की बातचीत सुनने के बाद कहा। वह तब भी हैरान रह गई जब ऑक्टेवियस ने उसे वर्ल्ड कोर प्लांट को वर्ल्ड ट्री के पास लगाने के लिए कहा, क्योंकि उसे लगा कि वर्ल्ड कोर प्लांट का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। ये वर्ल्ड कोर प्लांट काफी उपयोगी होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एशले ने सोचा और सिल्वन की ओर देखते हुए थोड़ा मुस्कुराई, जिसका आभा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये दर्शाता है कि उसके कोर को हुआ नुकसान तेजी से ठीक हो रहा था। अचानक उसने कुछ सोचा और अनास्तासिया, अलारिक और इवान की ओर देखा, जो एक तरफ खड़े थे। मैं पूछना भूल गई, लेकिन क्या हम वास्तव में ऐसा करने जा रहे हैं? अनास्तासिया की योजना को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एशले की अंतरिक्ष क्षमताओं की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने उसे भी पागलपन में शामिल कर लिया। इवान को अभी भी एशले का चौंका देने वाला चेहरा याद है जब सिल्वन ने उसे बताया था कि वे क्या करने जा रहे हैं। तुम किस बात से डर रही हो? अगर योजना विफल भी हो जाती है तो भी कोई हम पर शक नहीं करेगा, अनास्तासिया ने एशले की तरफ एक नज़र डाली और एक स्पष्ट आवाज में कहा। वास्तव में, इस महिला की छिपाने की क्षमता और मेरे आध्यात्मिक भ्रम के साथ, किसी के लिए भी हमारे बारे में पता लगाना असंभव होगा, अलारिक ने सहमति में सिर हिलाया। आमतौर पर, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जोखिम लेना पसंद करता हो, लेकिन अनास्तासिया ने जो बातें उसे बताईं, वे बहुत लुभावना थीं। इसके अलावा, उसे कुछ दिलचस्प किए हुए सैकड़ों साल हो गए थे, इसलिए उसे लगा कि कभी कभार अराजकता पैदा करना गलत नहीं होना चाहिए। एशले ने अनास्तासिया, अलारिक और इवान को मृत आंखों से देखा, उन्हें पागल तिकड़ी का उपनाम देने का मन कर रहा था। इवान हैरान रह गया जब उसने देखा कि एशले उसे और दूसरों को ऐसे देख रही है जैसे कि वे मानसिक समस्याओं वाले लोगों का एक समूह हो, और उसका मुंह फड़क उठा। महिला, तुम्हारी तरह मैं भी बिना मेरी सहमति के इस मामले में शामिल हो गया, इसलिए मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुम किसी पागल को देख रही हो, इवान ने रुखी आवाज में कहा। एनास्तासिया और अलारिक ने इवान की बात को अनसुना कर दिया और एशले की ओर देखा। क्या तुमने अपनी भूमिका निभाने के लिए आवश्यक चीजें तैयार कर ली हैं? अलारिक ने एशले से पूछा। अलारिक की बात सुनकर एशले ने आह भरी और सिर हिलाया। हालांकि उसे लगा कि वे जो करने जा रहे हैं वह पूरी तरह से पागलपन है, फिर भी उसने इसे गंभीरता से लिया और तैयार थी। हम कब जाएंगे? अलारिक ने एशले के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एनास्तासिया की ओर देखा, जो उसके बगल में खड़ी थी।
चलो इस आदमी के ठीक होने के बाद चलते हैं। लियोपोल्ड ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है और हमारा लक्ष्य जल्द ही आ जाएगा, एनास्तासिया ने शांत स्वर में कहा, कल मिली जानकारी के बारे में सोचते हुए। इतनी जल्दी? एशले को तब आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि सिल्वन के ठीक हो जाने के बाद वे चले जाएंगे, क्योंकि उसने सोचा था कि वे कार्रवाई करने से कम कुछ महीने तो इंतजार करेंगे। चूंकि हम ऐसा करने जा रहे हैं, इसलिए इसमें देरी करने का कोई मतलब नहीं है। जितनी जल्दी हम सब कुछ खत्म कर लें, उतना ही बेहतर होगा, अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और अलारिक ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह उसकी बातों से पूरी तरह सहमत था। एशले ने अनास्तासिया की बात सुनकर बस आह भरी और कुछ और नहीं कहा। सभी ने सिल्वन के ठीक होने का इंतजार किया और लगभग 5 घंटे बाद सिल्वन के शरीर से अचानक हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव फूट पड़ा। ये देखकर अलारिक भौंचक्का रह गया और अपने हाथ की एक लहर से उसने उन सभी के सामने एक ढाल बना दी जिसने एशले के अंतरिक्ष अवरोध से बच निकलने वाले हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव को रोक दिया। सिल्वन के आसपास की जमीन टूटने लगी और अंतरिक्ष अवरोध पर कुछ दरारें दिखाई देने लगी, जिससे एशले को इसे मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या वह ठीक है? इवान ने पूछा जब उसने सिल्वन की बेकाबू आभा को महसूस किया। चिंता मत करो, उसे बस अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद वह ठीक हो जाएगा, अनास्तासिया ने शांत स्वर में कहा। जैसा कि उसने महसूस किया, सिल्वन की आभा पहले ही रैंक 6 पर पहुंच चुकी थी और शुरुआती स्तर की रैंक 6 के शिखर की ओर बढ़ रही थी। सिल्वन के शरीर से निकलने वाली हिंसक ऊर्जा में उतार चढ़ाव 1 और घंटे तक चला और 1 घंटे के बाद उसकी आभा आखिरकार स्थिर होने लगी। वह शुरुआती स्तर की रैंक 6 के शिखर पर पहुंच गया। वह अलारिक ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, खुश था कि हजारों सालों के बाद उसका दोस्त आखिरकार ठीक हो गया था। शायद मुझे उससे कुछ महंगी वाइन पीने के लिए कहना चाहिए, अलारिक ने सोचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। जल्द ही सिल्वन ने अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित किया और अपनी आंखें खोलीं। ये देखकर अलारिक और एशले ने अपनी बाधाओं को दूर कर दिया। सिल्वन खड़ा हुआ और इवान और दूसरों की ओर देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं क्योंकि वह उन्हें बधाई देने के लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन उसके निराश होने पर अलारिक और बाकी लोगों ने बस अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गए। चूंकि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो, तो चलो। ड्रार्ड्स की बंद दुनिया से निकलने के बाद हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे, अनास्तासिया की आवाज़ सिल्वेन के कानों तक पहुंची, जो वहीं जम गया। अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि किसी ने भी उसे छठे स्थान पर विजयी वापसी के लिए बधाई नहीं दी। अध्याय 1013 मैग्मारा किंगडम। ऐसा लगता है कि उस चीज़ ने बहुत से लोगों को आकर्षित किया। एशले, जिसने अपना रूप बदल लिया था और अब लाल बालों वाली 30 साल की महिला की तरह दिख रही थी, ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। मुझे लगा कि गेहेना साम्राज्य में वर्तमान स्थिति के कारण बहुत से लोग नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को वास्तव में परवाह नहीं है क्योंकि ड्रैगन द्वीप और गेहेना साम्राज्य ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। सिल्वन, जिसने अपना रूप भी बदल लिया था और अब 50 साल के आदमी की तरह दिख रहा था, ने सड़क पर घूम रही भीड़ को देखते हुए कहा। सिल्वन को अपनी चोटों से ठीक हुए 10 दिन हो चुके थे और वे ड्रेड्स की बंद दुनिया से बाहर निकल आए थे। ड्रेड्स की बंद दुनिया में एशले द्वारा बनाए गए टेलीपोर्टेशन भवन का उपयोग करके वे सभी 5 गेहेना साम्राज्य के बाहरी इलाके में पहुंच गए। गेहेना साम्राज्य के नियंत्रण में कई राज्य थे, सभी राक्षसों द्वारा बसे हुए थे। वर्तमान में इवान और अन्य मैग्मारा नामक एक राज्य में थे। इस राज्य का निर्माण सबसे शक्तिशाली लावा दानव वाल्टेयर ने किया था, जिसने गुलामी से बचकर और अधिकांश दानवों को हराकर इसे स्थापित किया था। लावा दानव अपनी कम आबादी के कारण अन्य दानवों के गुलाम हुआ करते थे। वे शारीरिक रूप से मजबूत थे और उनकी मारक क्षमता बहुत अधिक थी, लेकिन क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए उन्हें अन्य दानवों ने गुलाम बना लिया। लेकिन वाल्टेयर के प्रकट होने के बाद चीजें बदल गईं, जिसने लावा दानवों को गुलाम बनाने वाले अधिकांश दानवों को हरा दिया और इस जगह का निर्माण किया। गेहेना साम्राज्य बैफोमेट के प्रकट होने के बाद अस्तित्व में आया, जिसने सभी दानव प्रजातियों को एक बैनर के तहत एकजुट किया। बैफोमेट से पहले वर्तमान गेहेना साम्राज्य एक आदिवासी स्थान की तरह था, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र पर एक अलग दानव प्रजाति का शासन था। कुछ स्थानों पर अग्नि दानवों का शासन था, कुछ पर अतिवादी दानवों का, कुछ पर रक्त दानवों का और भी बहुत कुछ। मुझे आश्चर्य है कि मैग्मारा की वर्तमान स्थिति को देखने के बाद वह मूर्ख व्यक्ति क्या सोचेगा, अनास्तासिया ने अपने आसपास देखते हुए कहा। एशले की तरह ही अनास्तासिया ने भी अपना रूप बदल लिया था। उसके बाल अभी भी काले थे, लेकिन उसका पहले जैसा खूबसूरत चेहरा अब 20 के दशक की एक आम महिला जैसा लग रहा था। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? इवान ने अनास्तासिया को सुनकर उत्सुक स्वर में पूछा। वाल्टेयर, वह लावा दानव था जिसने इस राज्य का निर्माण किया, अनास्तासिया ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मैग्मारा आने के बाद ही उसे पता चला कि सभी लावा दानव पहले ही विलुप्त हो चुके थे और एक भी नहीं बचा था। नोव एल बी JNN। वाल्टेयर। इवान ने ये नाम सुनते ही भौहें सिकोड़ ली क्योंकि यह परिचित लग रहा था।
अनास्तासिया ने इवान की भौहें सिकोड़ी लेकिन उसे वाल्टेयर के बारे में कुछ नहीं बताया। शायद मैं इस आदमी वाल्टेयर से पहले भी मिल चुका हूँ, इवान ने सोचा और कंधे उचका दिए, ये सोचकर कि शायद वह उससे तब मिला होगा जब वह एजरोथ था। दूसरों की तरह इवान ने भी अपना रूप बदल लिया था, लेकिन दूसरों से अलग उसने अपना रूप बदलकर एक योगिनी जैसा बना लिया। उसके कंधे तक लंबे काले बाल और आंखें अभी भी वैसी ही थीं, लेकिन उसका वर्तमान चेहरा अधिक सुंदर और परिष्कृत था, जो उसे उसके मूल रूप से अलग एक सौम्य वाइब दे रहा था जो उसे एक राक्षसी आकर्षण देता था। वह एक पहने हुए था उसके बाएं कान में तारे के आकार की बाली। हालांकि बाली सामान्य दिख रही थी, लेकिन ये सामान्य से कुछ भी नहीं थी। इवान ने बाली को छुआ और उसके सामने एक खिड़की दिखाई दी जिसमें उसका विवरण दिखाया गया था। एबिसल श्राउड मध्य स्तर रैंक 4 शैडो ड्रैगन्स के पूर्वज के स्केल से बनी एक बाली और उसके रक्तसार से भरी हुई। एबिसल श्राउड के निम्नलिखित प्रभाव हैं। 1. शैडो ड्रैगन की आभा के प्रभाव के कारण यह बाली आपकी उपस्थिति को हर चीज से छिपा सकती है और कोई भी आपको नहीं ढूंढ पाएगा। 2. सभी शैडो टाइप कौशल की शक्ति को 300% तक बढ़ाएं। छिपाने से संबंधित शैडो कौशल को 200% की अतिरिक्त वृद्धि मिलेगी। 3. बाली में एक निष्क्रिय कौशल है, ड्रैगन गार्ड। ड्रैगन गार्ड निष्क्रिय कौशल खतरे की स्थिति में पहनने वाले के चारों ओर एक छाया अवरोध बनाता है। एबिसल श्राउड द्वारा निर्मित छाया अवरोध शीर्ष रैंक 5 कोर इवॉल्वर के पूर्ण शक्ति हमले को रोक सकता है। अगर मैं विनाश के हलबर्ट को नहीं गिनता तो यह सबसे उच्च श्रेणी की कलाकृति है जो मैंने देखी है। इवान ने मन ही मन सोचा और अनास्तासिया को देखा जो उसके बगल में चल रही थी। ड्रैड्स की बंद दुनिया को छोड़ने से पहले उसने उसे एबिसल श्राउड दिया और उसे हमेशा इसे पहने रहने के लिए कहा ताकि उसे ढूंढने वाले लोगों द्वारा पता न चले। उसके अनुसार हालांकि दुर्लभ, फिर भी कुछ कलाकृतियां हैं जिनका उपयोग लोग उसके मूल स्वरूप का वर्णन करके उसके स्थान की खोज करने के लिए कर सकते हैं। जब तक वह ड्रैड्स की बंद दुनिया के अंदर रहेगा तब तक ये ठीक रहेगा क्योंकि यह एक पूरी तरह से अलग आयाम है, लेकिन एक बार जब वह चला जाएगा तो लोगों के लिए उसका स्थान खोजना असंभव नहीं होगा। लेकिन एबिसल श्राउड का पहला प्रभाव उसकी उपस्थिति को हर चीज से छिपा सकता है, चाहे वह कोई कौशल हो या कोई कलाकृति। जब तक वह कान की बाली पहने रहेगा तब तक उसे किसी भी चीज द्वारा नहीं खोजा जा सकेगा। इस बिंदु पर मुझे अचानक ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं से एक शुगर मम्मी मिल गई है, इवान ने मुंह सिकोड़ते हुए सोचा, लेकिन वास्तव में आभारी था कि अनास्तासिया ने उसे एबिसल श्राउड दिया। पहला प्रभाव तो उसके लिए जीवन रक्षक था, लेकिन अन्य दो प्रभाव भी कुछ ऐसे थे जो किसी को भी उत्साह से भर सकते थे। सिल्वन और अन्य लोग मैग्मारा की सड़क पर चले और जल्द ही एक रेस्तरां के सामने पहुंच गए। क्या वह चालाक आदमी यहाँ है? सिल्वन ने उनके सामने आलीशान रेस्तरां को देखते हुए पूछा। उसने कहा था कि वह यहाँ हमारा इंतजार करेगा, अनास्तासिया ने आगे बढ़ते हुए कहा। चलो अंदर चलते हैं, भले ही वह यहाँ न हो लेकिन उसे आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इवान और अन्य लोग उसके पीछे पीछे रेस्तरां में घुस गए। रेस्तरां काफी बड़ा था, लेकिन अनास्तासिया को एक टेबल पर बैठे एक परिचित चेहरे को देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। लगता है कि उसे वह चीज मिल गई है जिसकी हमें जरूरत थी, उसने धीमी आवाज में कहा, और वे सभी उस टेबल की ओर चल दिए जहां वह आदमी बैठा था। अध्याय 1014 उदास कठपुतली अभिशाप। क्या आपको निमंत्रण मिले? अनास्तासिया ने पूछा और उसने उनके चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया ताकि कोई उनकी बात न सुन ले। फिर वह एक कुर्सी पर बैठ गई, उसके पीछे इवान और दूसरे लोग बैठ गए। अलारिक, जिसने अपना रूप बदलकर एक बीस्टिकिन की तरह दिखने लगा था, जिसके चेहरे पर तीखे चेहरे और चेहरे के चारों ओर थोड़ा भेड़िया फर था, उसने पहले से ऑर्डर की गई चाय का एक घूंट लिया और सिर हिलाया। जब नीलामी घर का मालिक आपका गुलाम है तो क्या आपको लगता है कि हमारे लिए निमंत्रण प्राप्त करना मुश्किल होगा? उसने मुस्कुराते हुए अनास्तासिया को देखते हुए जवाब दिया। आपने उस पर ऐसा कौन सा अभिशाप लगाया है कि वह आपका गुलाम बन गया है और उसे ये भी नहीं पता कि वह आपके नियंत्रण में है? इवान ने उत्सुकता से पूछा क्योंकि उसने टेबल पर एक बटन दबाया जिससे उसके सामने रेस्तरां का मेनू प्रदर्शित करने वाली एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। अनास्तासिया ने बिना किसी दिलचस्पी के मेनू को देखा और समझाने से पहले एक स्टेक का ऑर्डर दिया। मैंने उस पर ग्लोम पपेट कस का इस्तेमाल किया। जब कोई इस कस से चिन्हित होता है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन मैं उसे कुछ आदेश दे सकती हूँ। जब भी उन आदेशों से संबंधित कुछ होता है तो कस सक्रिय हो जाता है, उसने कहा और आगे कहा। उदाहरण के लिए, लियोपोल्ड को कस से चिन्हित करने के बाद मैंने उसे आदेश दिया कि अगर ब्लडमून साम्राज्य या अन्य प्रमुख गुटों में कुछ भी महत्वपूर्ण हुआ तो मुझे सूचित करे। जब भी कस सक्रिय होता है तो लियोपोल्ड अवचेतन रूप से मेरे द्वारा दिए गए आदेश का पालन करेगा, बिना ये जाने कि उसे क्या करना है। ये कहने के बाद वह रुकी और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई।
बेशक इसके अन्य प्रभाव भी हैं, जैसे कि मैं उसे बिना किसी स्वतंत्र इच्छा के एक वास्तविक कठपुतली में बदल सकती हूँ जो केवल मेरे द्वारा दिए गए आदेशों के आधार पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं उसे 24/7 नियंत्रित करने के लिए बहुत आलसी हूँ, इसलिए मैंने उसे बस कुछ सरल आदेश दिए और उसे अपने आप आगे बढ़ने दिया। एनास्तासिया के शब्दों को सुनकर इवान आश्चर्यचकित नहीं हुआ और उसने बस सिर हिला दिया। उसने होलोग्राफिक स्क्रीन का उपयोग करके ढेर सारे व्यंजन मंगवाए और अपने ऑर्डर के आने का इंतजार किया। हालांकि इवान को अनास्तासिया द्वारा बताए गए अभिशाप की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन सिल्वन और एशले ये जानकर काफी हैरान थे कि वह जब चाहे लियोपोल्ड को अपनी कठपुतली में बदल सकती है। हालांकि लियोपोल्ड रैंक 5 कोर इवॉल्वर होने के बावजूद बहुत मजबूत नहीं था। यूटोपिया में उसके कनेक्शन और सूचना नेटवर्क अमूल्य थे क्योंकि वह यूटोपिया के सबसे बड़े नीलामी घरों में से एक का मालिक था। वह कुछ महीने पहले ही शैडो दायरे से बाहर आई थी और उसने पहले ही यूटोपिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक को अपना गुलाम बना लिया है। इवान ने मन ही मन सोचा और सिर हिलाया, जैसा कि एक ड्रैगन से उम्मीद की जाती है जो न जाने कितने सालों से जीवित है। जब वे बात कर रहे थे तो उनके द्वारा ऑर्डर किए गए व्यंजन आ गए। एशले, सिल्वन और अलारिक ये देखकर हैरान थे कि इवान ने रेस्तरां के मेनू का लगभग आधा हिस्सा ऑर्डर कर दिया था। जब वेटर व्यंजन रखने के बाद चला गया तो अनास्तासिया को छोड़कर सभी ने उसे एक अजीब भाव से देखा, ये सोचकर कि क्या वह सालों से भूखा था। इवान को सिल्वन और दूसरों के भावों की परवाह नहीं थी और अगले ही सेकंड में एक काली सुनहरी रोशनी चमकी और उसके द्वारा ऑर्डर किए गए सभी व्यंजन गायब हो गए। क्या बात है, अलारिक और अन्य लोग उस काली सुनहरी रोशनी को देखकर दंग रह गए क्योंकि उन्हें उसमें से एक शक्तिशाली विनाशकारी ऊर्जा महसूस हुई। वे सभी इवान की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे थे, जानना चाहते थे कि वह विनाशकारी रोशनी क्या थी। इवान ने उनके प्रश्नवाचक भावों को देखकर अपने कंधे उचका दिए और शांत स्वर में कहा, एक ऐसा कौशल जो मुझे एक पल में सारा खाना खाने की अनुमति देता है। ये समय बचाने का एक बहुत अच्छा कौशल है। एनास्तासिया ने अपने द्वारा ऑर्डर किया गया स्टेक खाते हुए अपने चेहरे पर एक अवाक भाव के साथ अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि उसकी हाल ही में मिली बेटी की भूख हमेशा की तरह ही थी। यदि आप यह नहीं कहना चाहते हैं तो न कहें। दिन के उजाले में बकवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अलारिक ने इवान की बात सुनते ही अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। जैसे कि मैं विश्वास करूंगा कि ऐसी विनाशकारी ऊर्जा एक ऐसे कौशल से संबंधित थी जो आपको एक पल में अपना खाना खाने में मदद करती है। अलारिक की व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनकर इवान ने कुछ नहीं कहा और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। जल्द ही अनास्तासिया ने अपना स्टेक खत्म किया और अपने लिए केक मंगवाया। इवान ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा और सोचा कि माँ और बेटी वास्तव में एक ही हैं। क्या आपको लगता है कि वह उस चीज से अपने बेटे को पुनर्जीवित करना चाहता है? एशले ने अपने हाथों को मेज पर रखते हुए और अपनी ठुड्डी को उन पर टिकाते हुए पूछा। सबसे अधिक संभावना है। पिशाचों के कुछ कौशल उन्हें तिलचट्टों से भी बदतर बनाते हैं। वे सिर्फ एक बूंद खून से वापस जिंदा हो सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उसे अपने बेटे को फिर से जिंदा करने के लिए पर्याप्त जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए उस वस्तु की जरूरत है, सिल्वन ने सोच समझकर कहा। सिल्वन की बात सुनकर एशले ने भावशून्य चेहरे से इवान की ओर देखा। एशले जिस तरह से उसे देख रही थी, उसे देखकर इवान ने उलझन में भौहें ऊपर उठाईं। क्या? जब एशले ने उसे सुना तो उसका मुंह फड़क उठा और उसने अवाक आवाज में कहा, NOWELL-BEAK-JAN.C-OM। क्या से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम नहीं जानते कि सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है? ये तुम ही थे जिन्होंने प्राचीन के मकबरे में उस आदमी के बेटे को मार डाला था। क्या ऐसा है? इवान ने एशले की बात सुनकर अपने कंधे उचका दिए और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैंने मकबरे में कई लोगों को मार डाला है, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने वहां रहते हुए किसी पिशाच ड्यूक के बेटे को मारा था या नहीं। मुझे नहीं लगता कि यह ऐसा कुछ है जिस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए, एशले ने इवान की मुस्कुराहट देखकर अपनी भौहें रगड़ते हुए कहा। जल्द ही अनास्तासिया द्वारा ऑर्डर किया गया केक आ गया। इसे खत्म करने के बाद वह खड़ी हुई और इवान का हाथ पकड़ लिया। इवेंट शुरू होने में अभी 5 दिन बाकी हैं। मुझे एक जगह जाना है, इसलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगी, उसने कहा और इससे पहले कि अलारिक या कोई और कुछ कह पाता, वह इवान के साथ गायब हो गई। जब अनास्तासिया और इवान गायब हुए तो सिल्वन और अलारिक ने कुछ बार पलकें झपकाईं। लेकिन अचानक उनके दिमाग में कुछ कौंधा और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या वे दोनों खाना खाकर भाग गए? अध्याय 1015 सीरोत भाग 1। हम कहाँ जा रहे हैं? इवान ने अनास्तासिया के साथ चलते हुए पूछा। तुम कवच बनाना चाहते थे, है न? अनास्तासिया ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखते हुए कहा। हम यूटोपिया के सबसे अच्छे लोहारों में से एक को देखने जा रहे हैं। एक लोहार? इवान ने उसे सुनते ही आश्चर्य से भौहें उठाईं। कुछ दिन पहले उसने उससे पूछा था कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानती है जो प्राचीन के मकबरे में मिले मध्य स्तर के रैंक 6 ड्रैगन के तराजू का उपयोग करके उसके लिए कवच बना सकता है। उस समय उसने कहा कि वह एक लोहार को जानती है,
लेकिन वे फिलहाल उससे नहीं मिल सकते क्योंकि वह कहीं दूर था। क्या हम ड्रेड्स की बंद दुनिया में उस लोहार को देखने जा रहे हैं जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? उसने अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु नज़र के साथ पूछा, ये सोचकर कि वे उस लोहार से मिलेंगे जिसके बारे में उसने बात की थी, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए अनास्तासिया ने अपना सिर हिला दिया। वह नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उसने सिखाया था, अनास्तासिया ने कहा और आह भरी क्योंकि उसे वह जानकारी याद आ गई जो उसके सार क्लोन ने उसे भेजी थी जब वे रेस्तरां में थे। मैग्मारा आने के बाद उसने अपने सार क्लोन को लावा दानवों की वर्तमान स्थिति के बारे में एक संदेश भेजा और उसे वाल्टेयर को इसके बारे में सूचित करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने सार क्लोन को वाल्टेयर से ये भी पूछने के लिए कहा कि क्या मैग्मारा साम्राज्य के बारे में कुछ दिलचस्प है, क्योंकि उसने ही इसे बनाया था। कुछ ही मिनट पहले उसके सार क्लोन ने एक स्थान के साथ एक संदेश वापस भेजा जिसमें कहा गया था कि वाल्टेयर ने उसे उस स्थान पर जाने के लिए कहा था। NOWELL-BEACON वाल्टेयर के अनुसार यह एक छिपी हुई जगह थी जिसे उसने मरने से बहुत पहले बनाया था। उसने कहा कि उसने वह गुप्त स्थान इसलिए बनाया क्योंकि वहां एक प्राकृतिक पृथ्वी गनोम आग थी जो लोहार के काम के लिए बहुत उपयुक्त थी। हाँ, इवान को ड्रेड्स की बंद दुनिया में जिस लोहार के बारे में अनास्तासिया ने बताया था वह वाल्टेयर था और वे उससे इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि वह छाया क्षेत्र में था। लेकिन उसके अनुसार उसने जो गुप्त स्थान बनाया था, अगर पिछले हजारों सालों में कुछ भी गलत नहीं हुआ होता तो उसका प्रशिक्षु, जिसे उसने बहुत पहले लोहारी सिखाई थी, अभी भी जीवित होना चाहिए था। हालांकि संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि अधिकांश लावा दानव पहले ही चले गए हैं, फिर भी थोड़ी संभावना है कि लावा दानव जिसे उसने लोहारी सिखाई थी उस स्थान पर रहकर बच गया हो। अनास्तासिया ने सोचा और जल्द ही वे दोनों मैग्मारा राज्य से चले गए। मैग्मारा राज्य से निकलने के बाद वे दोनों दूर की पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गए। लगभग 3 घंटे की उड़ान के बाद वे जंगली लताओं और पौधों से ढकी एक पर्वत चोटी के पास उतरे। ये यहीं कहीं होना चाहिए, अनास्तासिया ने उतरने के बाद बुदबुदाया और क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया, लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ऐसा लगता है कि उस जगह को छुपाने वाले गुप्त संरचना का स्तर कम नहीं है, उसने सोचा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अगर उसके पास पूरी शक्ति होती तो उसे यकीन था कि वह गुप्त संरचना के बावजूद अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उस जगह को खोजने में सक्षम होती, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में उसके लिए छिपी हुई जगह की खोज करना मुश्किल था। अचानक उसने देखा कि इवान भौहें सिकोड़कर एक निश्चित दिशा में देख रहा था। क्या हुआ? उसने पूछा जब उसने उसकी अजीब अभिव्यक्ति देखी। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन प्रिज्मीय अग्नि बेचैन हो रही है, जैसे कि कोई चीज़ उसे उस दिशा में आकर्षित कर रही है, इवान ने कहा और उसने अपने हाथ में इंद्रधनुषी रंग की आग को बुलाया जो लगातार टिमटिमा रही थी। अनास्तासिया ने यह देखकर एक भान उठाए और अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। क्या ये पृथ्वी गनोम आग की वजह से हो सकता है? उसने सोचा और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने प्रिज्मीय अग्नि की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। चलो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। शायद हम प्रिज्मेटिक अग्नि द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण करके वह स्थान पालें जिसकी हमें तलाश है। अनास्तासिया की बात सुनकर इवान ने सिर हिलाया क्योंकि वह भी देखना चाहता था कि प्रिज्मेटिक अग्नि को क्या आकर्षित कर रहा है। प्रिज्मेटिक अग्नि अपनी पूरी शक्ति तक पहुंचने से बहुत दूर है। हो सकता है कि जो चीज़ उसे आकर्षित कर रही है वह उसकी शक्ति को बढ़ा सके। इवान ने मन ही मन सोचा और अपनी गति बढ़ा दी, तेजी से आगे बढ़ गया। लगभग 15 मिनट बाद इवान और अनास्तासिया एक पहाड़ी घाटी के सामने रुके। इवान ने अपने सामने घाटी को देखते हुए कहा, जो कुछ भी प्रिज्मीय अग्नि को आकर्षित कर रहा है वह इस घाटी के अंदर है। अनास्तासिया ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके घाटी को स्कैन किया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, वे दोनों अंदर चले गए। घाटी ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी और बेलों और काई से ढकी हुई थी। ये दर्शाता है कि लोग यहाँ बहुत बार नहीं आते थे। 10 मिनट चलने के बाद इवान के हाथ पर चमकती हुई प्रिज्मीय अग्नि अचानक पहाड़ की दीवार की ओर बढ़ गई। अनास्तासिया ने यह देखकर एक भान उठाए और अपने चेहरे पर शिकन के साथ पहाड़ की दीवार को देखा। इसमें कुछ भी गलत नहीं पाया। उसने इवान को देखा और उसे अपना सिर हिलाते हुए देखा। उसे सिर हिलाते हुए देखकर उसे यकीन हो गया कि प्रिज्मीय अग्नि उसके सामने की दीवार की ओर इशारा कर रही थी। इस बात की पुष्टि करने के बाद उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और दीवार तक चली गई, अपना हाथ उस पर रख दिया। एक गहरी सांस लेते हुए अनास्तासिया ने बस 1 मिनट के लिए सोल रेजोनेंस कौशल का उपयोग किया। दूसरा, अचानक उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली जिसने पूरी पहाड़ी घाटी को हिला दिया और उसके सामने की दीवार तुरंत ढह गई। जिस क्षण दीवार ढही, स्विश स्विश स्विश, हवा में किसी चीज के फटने की आवाज गूंजी और 3 नुकीली वस्तुएं अनास्तासिया की ओर बिजली की गति से आईं। जब अनास्तासिया ने नुकीली वस्तुओं को देखा तो उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया और उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया।
जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वह काले शल्कों से ढके एक विशाल ड्रैगन के पंजे में बदल गया और उसने बिना किसी प्रतिरोध के वस्तुओं को पकड़ लिया। वस्तुओं को पकड़ने के बाद उसने दीवार के ढहने के बाद दिखाई देने वाली गुफा के अंदर देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ऐसा लगता है कि चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी वे सतह पर दिखती हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके होंठ एक मनोरंजक मुस्कान में बदल गए। अध्याय 1016 सीरोत भाग 2। ऐसा लगता है कि चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी सतह पर दिखती हैं, अनास्तासिया ने अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए कहा, जब उसने अपने सामने 3 लावा दानवों को देखा जो उन पर खतरनाक दिखने वाले क्रॉसबो से निशाना साध रहे थे। इवान भी आश्चर्यचकित था जब उसने 3 लावा दानवों को देखा, क्योंकि उसने जो सुना था उससे उसे लगा कि वे विलुप्त हो गए हैं। आप कौन हैं? लावा दानवों में से एक, जो रैंक 2 के शिखर पर था, ने ठंडी आवाज में पूछा, अपने संचार क्रिस्टल का उपयोग करके चुपके से संदेश भेजते हुए अपना संयम बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। तीनों लावा दानव 2 से 3 मीटर लंबे थे, उनकी त्वचा गहरे काले रंग की थी और उनके शरीर पर दरारें थीं, और उनके शरीर के भीतर दरारों के माध्यम से गहरे नारंगी, लावा जैसा खून बहता हुआ देखा जा सकता था। उनके सिर गोल आकार के थे, असामान्य रूप से बड़ी लाल आंखें और छोटी गोल नाकें थीं। ये पहली बार था जब इवान ने लावा दानव को देखा था, और उन्हें देखकर ही वह बता सकता था कि उसके सामने तीनों लावा दानव सामान्य कोर रिवॉल्वर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। शीर्ष रैंक 2 लावा दानव जिसने अभी अभी बात की थी, उसने उसे खतरे का थोड़ा सा आभास भी दिया, जिससे वह हैरान रह गया क्योंकि वह जानता था कि अपनी मौजूदा शक्ति से अगर वह अपनी पूरी कोशिश करे तो वह किसी भी रैंक 2 को रिवॉल्वर को सिर्फ एक ही वार से मार सकता है। हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, सीरोत को बुलाओ और तुम समझ जाओगे, अनास्तासिया ने शांत स्वर में कहा क्योंकि उसने अपने बड़े पंजे को वापस सामान्य हाथ में बदल दिया। सीरोत नाम सुनते ही तीनों लावा दानवों के हाव भाव बदल गए और उनकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। तुम उस नाम को कैसे जानते हो? शीर्ष रैंक 2 लावा दानव मेगामोन ने अनास्तासिया और इवान पर अपना क्रॉसबो निशाना साधते हुए पूछा। जब अनास्तासिया ने लावा दानवों को इवान और उस पर अपने क्रॉसबो निशाना साधते देखा तो वह भौंचक्की रह गई। वह उन क्रॉसबो के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करती थी क्योंकि वे उनमें से किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। क्रॉसबो हमले की शक्ति एक मध्यम स्तर के रैंक 2 को रिवॉल्वर के हमले के बराबर थी, जो दर्शाता है कि क्रॉसबो और उनके बोल्ट के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री साधारण नहीं थी। हम बलपूर्वक प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में चीजों को जटिल बना देगा, अनास्तासिया ने सोचा, सिरदर्द महसूस करते हुए क्योंकि वह बात करने में अच्छी नहीं थी। बात करने के बजाय वह अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करना पसंद करती थी, लेकिन यदि संभव हो तो वह लावा राक्षसों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती थी जो व्यावहारिक रूप से वाल्टेयर के लोग थे। देखो, बस अंदर जाओ और सीरोत को बताओ कि हम वाल्टेयर से उसे एक संदेश देना चाहते हैं। हमारे पास है। इससे पहले कि अनास्तासिया अपनी बात पूरी कर पाती, तीनों लावा राक्षसों ने फिर से अपने बोल्ट चलाए और गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाए। क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? महामहिम वाल्टेयर हजारों साल पहले मर गए थे। यदि तुम मास्टर सीरोत को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आए हो तो तुम्हें हमारे बीच से गुजरना होगा, मेगामोन ने जलती आंखों से चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर के भीतर गहरे नारंगी रंग का खून तेजी से बहने लगा था। अनास्तासिया ने बस अपना हाथ हिलाया और लावा राक्षसों द्वारा चलाए गए तीनों क्रॉसबो बोल्ट एक पल में नष्ट हो गए। ये बेवकूफ बच्चे! अनास्तासिया के माथे पर काली रेखाएं दिखाई दी और एक पल के लिए उसकी आंखों में गहरा काला रंग चमक उठा। जैसे ही उसकी आंखों में गहरा कालापन आया, तीनों लावा राक्षसों की परछाइयां हिलने लगीं और उनमें से काली जंजीरें निकल आईं, जिससे तीनों बंध गए। तुम! मेगामोन ने गुस्से और घबराहट भरी आवाज में चिल्लाया जब वह काली जंजीरों से बंधा हुआ था और उसने इवान और अनास्तासिया को घृणा भरी आंखों से देखा। अनास्तासिया ने मेगामोन और 2 अन्य लावा राक्षसों को अनदेखा किया और गुफा के अंदर चली गई। चलो अंदर चलते हैं। हम यहाँ जितने लंबे समय तक रहेंगे इस जगह के उजागर होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, उसने कहा और दोनों अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद अनास्तासिया ने गुफा के प्रवेश द्वार को देखा और उसे काली ऊर्जा से ढक दिया। एक बार जब काली ऊर्जा ने गुफा के प्रवेश द्वार को ढक दिया तो वह बाहर से गायब हो गई, जिससे दूसरों के लिए इसे ढूंढना असंभव हो गया। जैसे ही अनास्तासिया ने प्रवेश द्वार को छिपाया, उसे कुछ महसूस हुआ और उसने गुफा में गहराई से देखा। तो उसने आखिरकार आने का फैसला किया, उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा और इवान के साथ इंतजार किया। इवान को एशले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज आभा महसूस हुई, जो ये संकेत दे रही थी कि आने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कम रैंक 5 को रिवॉल्वर था। उनके आसपास का तापमान अचानक बढ़ने लगा और जल्द ही उन्हें एक भारी आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? जैसे ही आवाज गिरी, इवान और अनास्तासिया ने देखा कि एक 3.5 मीटर लंबा लावा दानव उनकी ओर आ रहा है। लावा दानव का शरीर बहुत मांसल था और उसकी त्वचा की दरारों के भीतर बहता गहरा नारंगी रक्त दमन की भावना को बाहर निकाल रहा था। मध्य स्तर रैंक 5 हो।
अनास्तासिया ने लावा दानव को देखकर मन ही मन कहा और उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसका रूप बदलने लगा और जल्द ही वह अपने मूल रूप में वापस आ गई। जब मध्य स्तर रैंक 5 लावा दानव ने अनास्तासिया को अपना रूप बदलते देखा तो वह भौंचक्का रह गया, लेकिन जल्द ही उसकी बड़ी लाल आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने उसका चेहरा पहचान लिया। तुम, सीरोत के चेहरे पर घबराहट की एक झलक उभरी और वह एक कदम पीछे हट गया। 30,000 से ज्यादा सालों से जिंदा रहने वाले व्यक्ति के तौर पर वह अनास्तासिया को अच्छी तरह से जानता था। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ बुरे इरादे से नहीं आए हैं, अनास्तासिया ने शांत स्वर में कहा जब उसने सीरोत की घबराई हुई शक्ल देखी। तुम्हें पता है, यह एक ऐसी लाइन है जो सिर्फ बुरे इरादे वाला व्यक्ति ही कह सकता है, इवान ने धीमी आवाज में अनास्तासिया से कहा। इवान की बात सुनकर अनास्तासिया ने उसे एक रूखे भाव से देखा। जब इवान ने अनास्तासिया की चिढ़ भरी शक्ल देखी तो उसने तुरंत नजरें फेर लीं और अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। जब उसने देखा कि इवान कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने नाक सिकुड़ी और फिर सीरोत की ओर मुड़ी, जो अपनी शुरुआती घबराहट के बाद शांत हो गया था। NOWELL-BE-IN.C ओम, क्या हम अंदर बात कर सकते हैं? उसने पूछा जब उसने देखा कि सीरोत शांत हो गया है। सीरोत ने कुछ देर तक अनास्तासिया को देखा और अंत में सिर हिलाकर उन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया। अगर कोई और होता तो वह पहले ही हमला कर चुका होता, लेकिन वह जानता था कि उसके सामने खड़ी महिला ऐसी नहीं थी जिसके साथ वह खिलवाड़ कर सके, इसलिए उसने बिना हिंसा के सब कुछ निपटाने की उम्मीद की। लगता है वह बेवकूफ़ नहीं है, अनास्तासिया ने सोचा, और जब सीरोत ने जल्दबाजी में काम नहीं किया तो उसने अपना सिर हिला दिया। पहले से बंधे 3 लावा राक्षसों को मुक्त करने के बाद वह गुफा में उसके पीछे पीछे चली गई। अध्याय 1017 ये कैसे संभव है? भाग 1। जैसे जैसे इवान और अनास्तासिया सीरोत का पीछा करते हुए गुफा में गहरे चले गए, उनके आसपास का तापमान बढ़ता गया। NOWELL-BE-IN.C ओम। चलते समय वे नीचे की दिशा में बढ़ रहे थे, जो दर्शाता है कि वे भूमिगत जा रहे थे। जैसे जैसे वे नीचे की ओर बढ़े, दीवारों के पत्थर गहरे काले रंग के होने लगे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें आग से जला दिया हो। मैं उस चीज के करीब पहुंच रहा हूं जो प्रिज्मीय आग को आकर्षित कर रही है, इवान ने मन ही मन सोचा क्योंकि उसे अपनी आग की बेचैनी महसूस हुई। अनास्तासिया ने भी तापमान में बदलाव को नोटिस किया, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से अलग चीज पर था। यहाँ 100 से ज्यादा लावा दानव रहते हैं, उसने अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना मन ही मन सोचा। अब जब वह गुफा के अंदर थी तो वह गुप्त संरचना जो पहले उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों को रोक रही थी, अब उन्हें रोक नहीं सकती थी, इसलिए उसके लिए गुफा के अंदर की स्थिति को देखना बहुत आसान था। गुफा का लेआउट एक भूमिगत आधार की तरह था, जिसमें पत्थरों को खोदकर सैकड़ों कमरे बनाए गए थे। भूमिगत आधार में बनाए गए प्रत्येक कमरे को लावा राक्षसों की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था, और कमरों का तापमान बहुत ज्यादा था क्योंकि लावा राक्षस उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते थे। जब वाल्टेयर के गायब होने के बाद दूसरे राक्षसों ने आप सभी को गुलाम बनाने की कोशिश की तो आप कुछ लावा राक्षसों को यहाँ लेकर आए थे। अनास्तासिया ने अचानक धीमी आवाज में पूछा क्योंकि वह सीरोत का पीछा कर रही थी। सीरोत ने अनास्तासिया की आवाज सुनकर चलना बंद कर दिया, लेकिन 1 सेकंड के बाद चलना जारी रखा और एक आह भरते हुए जवाब दिया। हाँ, मैं उस समय सिर्फ एक पीक ग्रैंडफोक और रिवॉल्वर था, इसलिए अगर मैं चाहता भी तो मैं मैग्मारा पर हमला करने वाले दूसरे राक्षसों को नहीं रोक सकता था। मैं सिर्फ इतना कर सकता था कि खुद को बचाने के लिए कुछ लावा राक्षसों को यहाँ लाऊं। अनास्तासिया ने सीरोत की बात सुनकर अपना सिर हिलाया क्योंकि वह भी यही सोचती थी। अगर संभव हो तो सीरोत किसी को यह नहीं बताना चाहता था कि यहाँ लावा राक्षस रहते हैं, लेकिन अनास्तासिया को देखने के बाद उसे पता था कि उसके लिए इन चीज़ों को उससे छिपाना असंभव होगा क्योंकि वह पहले ही संरचना द्वारा छिपी हुई गुफा में प्रवेश कर चुकी थी। इससे पहले जब उसने एक पल के लिए सोल रेजोनेंस कौशल का इस्तेमाल किया तो सीरोत ने उसके द्वारा छोड़ी गई भयानक आभा को महसूस किया, और उसे पता था कि अगर उसने यहाँ सभी लावा राक्षसों को मारने का फैसला किया तो वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। सौभाग्य से ऐसा नहीं लगता कि वह यहाँ लड़ने के लिए आई है, उसने राहत की सांस लेते हुए सोचा, और जल्द ही वे गहरे भूमिगत एक विशाल खुले क्षेत्र में पहुंच गए। खुले क्षेत्र में एक भी आत्मा नहीं थी, बस कुछ साधारण दिखने वाली लोहे की कुर्सियां और हर जगह अजीबोगरीब सामग्री बिखरी हुई थी। इवान ने चारों ओर देखा और पाया कि खुले क्षेत्र के अंत में एक काला लोहे का दरवाजा था, और वह चीज जो उसकी प्रिज्मेटिक आग को आकर्षित कर रही थी उस दरवाजे के पीछे थी। हालांकि वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि उसकी आग को क्या आकर्षित कर रहा था, लेकिन वह जल्दी में नहीं गया क्योंकि वह ये भी समझ गया था कि वहां जाने के लिए उसे पहले अपने सामने मौजूद लावा दानव की अनुमति लेनी होगी। मुझे किसी चीज के बारे में उत्सुकता है, अनास्तासिया ने अचानक सीरोत से पूछा। अब तुम एक मध्यम स्तर के रैंक 5 कोर रिवॉल्वर हो और अपने नस्लीय लाभ के साथ तुम एक पीक रैंक 5 कोर रिवॉल्वर का सामना करने में सक्षम हो, तो तुम अभी भी यहाँ क्यों छिपे हो? मुझे नहीं लगता कि गेहेना साम्राज्य में ऐसे कई राक्षस हैं जो तुम्हारा सामना कर सकें।
सीरोत ने अनास्तासिया की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, तुम सही हो, लेकिन वर्तमान गेहेना साम्राज्य हजारों साल पहले की तुलना में बहुत अलग है। पहले राक्षसों का कोई पूर्ण शासक नहीं था, लेकिन अब जब बैफोमेट ने सभी राक्षसों को एकजुट कर दिया है, तो मेरे लिए मैग्मारा साम्राज्य को पुनः प्राप्त करना असंभव है, जो मेरी ताकत के साथ भी उसके नियंत्रण में है। मैग्मारा साम्राज्य को पुनः प्राप्त करें। अनास्तासिया ने अपने चेहरे पर एक अजीब नज़र के साथ सीरोत को देखा। तुम मैग्मारा साम्राज्य को वापस क्यों लेना चाहते हो? क्या तुम बैफोमेट के अधीनस्थ नहीं बन सकते? मुझे यकीन है कि वह तुम्हें अपने अधीन स्वीकार करेगा और अन्य लावा राक्षसों को मजबूत बनने के लिए पर्याप्त समर्थन भी प्रदान करेगा। सीरोत ने अनास्तासिया को सुनकर नाक भान सिकुड़ी और ठंडी आवाज में कहा, कौन उस कमीने का अधीनस्थ बनना चाहता है? हाँ, इवान और अनास्तासिया आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने सीरोत की ठंडी अभिव्यक्ति देखी और तुरंत अनुमान लगाया कि अतीत में लावा राक्षसों और बैफोमेट के बीच कुछ हुआ होगा। उनके हैरान करने वाले हाव भाव देखकर सीरोत ने उन्हें समझाया कि उसे बैफोमेट क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि यह कोई रहस्य नहीं था। मास्टर के गायब होने के बाद हालांकि लावा राक्षसों की स्थिति बदलने लगी थी, फिर भी यह उस बिंदु तक नहीं पहुंची थी कि हमें भागना पड़े। लेकिन उस कमीने बैफोमेट के प्रकट होने के साथ ही सब कुछ बदल गया। अपने उत्थान के शुरुआती वर्षों में सभी राक्षसों को एकजुट करने के लिए उसे ऐसे कई लोगों की जरूरत थी जो उसके लिए काम कर सकें। और लावा राक्षस, जो पहले से ही अन्य राक्षसों के हमलों के कारण संघर्ष कर रहे थे, उसके लिए एकदम सही लक्ष्य थे। इसलिए उसने अपने अन्य अधीनस्थों के साथ मैग्मारा साम्राज्य पर हमला किया और लावा राक्षस, जो पहले से ही संघर्ष कर रहे थे, अब और दबाव नहीं झेल सके। अंत में उस कमीने के अग्रिम पंक्ति के गुलाम बनने से बचने के लिए हम में से कुछ मैग्मारा से भागकर यहाँ आ गए। सीरोत ने इस बिंदु पर आह भरी और कड़वी आवाज में बोला, हालांकि हम बच गए, लेकिन मैग्मारा में रहने वाले अधिकांश लावा राक्षसों को उनके द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें अन्य राक्षसों को एकजुट करने के लिए अग्रिम पंक्ति की लड़ाई में इस्तेमाल किया गया। अंत में उस कमीने ने सभी राक्षसों को एकजुट किया और गेहेना साम्राज्य का निर्माण किया, लेकिन तब तक पकड़े गए अधिकांश लावा राक्षस युद्ध में मर चुके थे। शेष लावा राक्षस सभी निम्न स्तर के थे और समय बीतने के साथ वे जीवित नहीं रह पाए, जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि लावा राक्षस विलुप्त हो गए हैं। इवान और अनास्तासिया को सीरोत की बात सुनकर काफी झटका लगा, क्योंकि उन दोनों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इवान कुछ समय पहले ही यूटोपिया आया था, जबकि अनास्तासिया शैडो दायरे में थी, इसलिए यह उनके लिए वास्तव में नई जानकारी थी। मैं समझती हूँ, कोई आश्चर्य नहीं कि आप अपनी वर्तमान रैंक के साथ भी यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, अनास्तासिया ने अपने चेहरे पर समझ के भाव के साथ कहा। उसने अपनी आंख के कोने से इवान को देखा और पाया कि वह उसे देख रहा था। उनकी आंखें एक पल के लिए मिलीं और वे तुरंत समझ गए कि सीरोत की कहानी सुनने के बाद उन दोनों के मन में एक ही विचार आया था। अनास्तासिया ने सीरोत का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ किया और ये देखने के बाद कि वह उसे देख रहा था, उसने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ बात की। उसने अपनी आंख के कोने से इवान की ओर देखा और पाया कि वह उसे देख रहा था। उनकी आंखें एक पल के लिए मिलीं और वे तुरंत समझ गए कि सीरोत की कहानी सुनने के बाद उन दोनों के मन में एक ही विचार आया था। अनास्तासिया ने सीरोत का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ किया और ये देखने के बाद कि वह उसे देख रहा था, उसने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ बात की। वास्तव में हम इस जगह को खोजने में सक्षम थे क्योंकि किसी ने हमें इसके बारे में बताया था, उसने कहा और अपनी स्टोरेज रिंग से एक वस्तु निकाली। जिस क्षण अनास्तासिया ने वस्तु निकाली, सीरोत की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी बड़ी लाल आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। अध्याय 1018 ये कैसे संभव है? भाग 2। यह सीरोत चौंक गया जब उसने अनास्तासिया द्वारा अपनी स्टोरेज रिंग से निकाली गई वस्तु को देखा। सीरोत की प्रतिक्रिया देखकर अनास्तासिया के चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान दिखाई दी। लगता है उसे मनाना मुश्किल नहीं होगा, उसने सोचा और जो वस्तु उसने निकाली थी उसे उसकी ओर फेंक दिया। सीरोत ने उस छोटे लोहे के टोकन को पकड़ा जिसे अनास्तासिया ने कांपते हाथों से उसकी ओर फेंका था और अपनी लार को निगल लिया। क्या यह असली है? उसने अपनी नज़र अनास्तासिया की ओर घुमाने से पहले कुछ देर तक लोहे के टोकन को देखा। तुम्हें क्या लगता है? अनास्तासिया ने सीरोत के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि चेहरे पर मुस्कान के साथ उससे पूछा। इवान ने सीरोत के हाथ में पकड़े हुए लोहे के टोकन को भी देखा, लेकिन उसे इसमें कुछ खास नहीं लगा। उसे लोहे का टोकन कबाड़ का एक जर्जर टुकड़ा लग रहा था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने रैंक 5 का दानव इतना हैरान क्यों है। लेकिन ये कैसे संभव है? मास्टर की मृत्यु हजारों साल पहले ही हो चुकी है। इस लोहे के टोकन पर उनकी आभा कैसे हो सकती है? सीरोत पूरी तरह से सदमे में था और उसने कांपती आवाज में बुदबुदाया, मास्टर की आभा। इवान ने सीरोत की बात सुनकर भौहें उठाईं और अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। इससे पहले अनास्तासिया ने मुझे बताया था कि हम उस लोहार के प्रशिक्षु से मिलने जा रहे हैं जिसे वह जानती है। उसने मन ही मन सोचा और लोहे के टोकन पर नजर डाली।
क्या ये लोहे का टोकन उस लोहार का हो सकता है? इवान को कम से कम 90% यकीन था कि उसका अनुमान सही था। वह 100% निश्चित नहीं था क्योंकि सीरोत ने अभी जो कहा था। उसके गुरु की मृत्यु हजारों साल पहले हो चुकी थी। अनास्तासिया ने उसे बताया था कि सीरोत का स्वामी कहीं दूर है और वे फिलहाल उससे नहीं मिल सकते। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। अनास्तासिया के शब्दों से वह कम से कम ये पुष्टि कर सकता था कि वह कम से कम जीवित तो है, इसलिए उसे इस बारे में कुछ संदेह था कि क्या सीरोत जिस स्वामी की बात कर रहा था वह वही है जिसके बारे में अनास्तासिया ने उसे बताया था। जब वह इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो इवान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एक और संभावना सूझी। मुझे मत बताओ, उसने अनास्तासिया की ओर देखा और अपनी लार निगल ली। मुझे मत बताओ कि एजरोथ वह था जिसने हजारों साल पहले अपने स्वामी को मार डाला था, फिर उसे शैडो अनडेड में बदल दिया और अब वह शैडो दायरे में है। अनास्तासिया ने उसे बताया था कि शैडो दायरे में कई शक्तिशाली व्यक्ति थे, इसलिए अब उसे 100% यकीन था कि अनास्तासिया ने जो कहा था कि वे सीरोत के स्वामी से फिलहाल नहीं मिल सकते, उसका कारण ये था कि वह शैडो दायरे में था। वह उसे यह नहीं बताने जा रही है कि एजरोथ ने उसके सम्माननीय गुरु को एक मरे हुए में बदल दिया है न? इवान ने अपनी लार को निगलते हुए मन ही मन सोचा, उम्मीद है कि अनास्तासिया कुछ बेवकूफ़ी नहीं करेगी क्योंकि वह एक मध्यम स्तर के रैंक 5 लावा दानव द्वारा पीछा नहीं किया जाना चाहता था। सौभाग्य से अनास्तासिया का फिलहाल वाल्टेयर की स्थिति का खुलासा करने का कोई इरादा नहीं था और उसने सीरोत को बस एक स्पष्ट उत्तर दिया, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वाल्टेयर ने खुद मुझसे फिलहाल उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी न बताने के लिए कहा था। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वह अभी भी जीवित है और वास्तव में उसने ही मुझे इस जगह के बारे में बताया था। सीरोत एक बार फिर चौंक गया जब उसने अनास्तासिया को ये कहते हुए सुना कि वाल्टेयर अभी भी जीवित है। मेरे अलावा केवल मास्टर को ही इस जगह के बारे में पता था, इसलिए ये भी बताता है कि उन्होंने इस जगह को कैसे पाया। लावा दानव ने टोकन को देखते हुए सोचा, इसके अलावा इस टोकन पर आभा पुरानी नहीं है। इसकी तीव्रता से मैं बता सकता हूं कि यह आभा कुछ ही घंटों पहले इस टोकन में डाली गई थी, इसलिए मास्टर के अभी भी जीवित होने की संभावना निश्चित रूप से बहुत अधिक है। सीरोत के चेहरे पर विचारशील भाव देखकर अनास्तासिया ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया क्योंकि वह जानती थी कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसके जाल में फंसने से बस एक कदम दूर था। उसने सीरोत को जो लोहे का टोकन दिया था वह वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे उसने अपने सार क्लोन से उसे भेजने के लिए कहा था। वाल्टेयर शैडो दायरे में था, इसलिए उसने अपने सार क्लोन से कहा कि वह उसे अपनी कुछ आभा टोकन में डालने दे और उसे उसके पास भेज दे। अपने सार क्लोन से टोकन प्राप्त करने के लिए उसने जिस कौशल का उपयोग किया वह कुछ हद तक इवान के छाया भंडारण और छाया क्लोन के संयोजन के समान था। जिस तरह से इवान के क्लोन का छाया भंडारण उसके मूल स्व से जुड़ा हुआ है, उसी तरह अनास्तासिया के क्लोन की छाया भी वैसी ही है। हालांकि इवान के विपरीत, जिसे अपने क्लोन के छाया भंडारण से चीज़ों को अपने स्वयं के छाया भंडारण में स्थानांतरित करने के लिए किसी भी ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, अनास्तासिया को अपने सार क्लोन और अपने मूल स्व के बीच की दूरी के आधार पर ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। और चूंकि उसका सार क्लोन प्राइमोर्डियल शैडो दायरे में था, इसलिए उसे इस टोकन को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा का लगभग 30% उपयोग करना पड़ा। अगर इस छोटे टोकन के बजाय उसने कुछ बड़ा या उच्च स्तरीय आइटम मांगा होता तो उसे और भी अधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता। हालांकि मैंने उसे पूरा सच नहीं बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सीरोत को धोखा दे रहा हूं। एक बार जब मास्टर सफलतापूर्वक शैडो दायरे को अपने कोर के साथ एकीकृत कर लेता है तो ये बेचारा स्वाभाविक रूप से वाल्टेयर से मिल पाएगा जो उसे सब कुछ समझा देगा। अनास्तासिया ने मन ही मन सोचा और सीरोत के बोलने का इंतजार किया। उसके हाथों में टोकन को देखने और कुछ मिनटों तक सब कुछ सोचने के बाद सीरोत ने आखिरकार अपना सिर उठाया और अनास्तासिया को देखा। मास्टर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, इसका कोई कारण तो होगा, है न? उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ पूछा। सीरोत की बात सुनकर अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाया और इवान की ओर देखा। अनास्तासिया को अपनी ओर देखते हुए देखकर इवान ने मध्य स्तर के रैंक 6 ड्रैगन के सुनहरे तराजू निकाले और उन्हें लावा दानव के सामने रख दिया। ये हैं। सीरोत ने सुनहरे तराजू को देखकर एक भान उठाए और तुरंत पहचान लिया कि वे सामान्य तराजू नहीं थे। उसने एक तराजू उठाया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मध्य स्तर के रैंक 6 ड्रैगन के तराजू, उसने धीमी आवाज में कहा, इवान को अपनी आंखें चौड़ी करके देखते हुए आश्चर्य करते हुए कि कैसे एक मध्य स्तर के रैंक 2 को रिवॉल्वर के पास रैंक 6 ड्रैगन के तराजू हो सकते हैं। लेकिन जब उसे याद आया कि इवान अनास्तासिया के साथ आया था तो उसे लगा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके पास रैंक 6 ड्रैगन के तराजू थे। आखिरकार अनास्तासिया के लिए रैंक 6 ड्रैगन के तराजू निकालना मुश्किल नहीं था। उसने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांस ली और एक पल के बाद पूछा, आप चाहते हैं कि मैं इन तराजू के साथ क्या करूं? NOWELL-BE-IN.C-OM 3 घंटे बाद, क्या आपको लगता है कि वह स्वीकार करेगा? इवान ने पूछा जब वह और अनास्तासिया घाटी से बाहर निकले जहां छिपी हुई गुफा स्थित थी।
मुझे यकीन नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में जब हम कवच लेने आएंगे तो हमें पता चल जाएगा, अनास्तासिया ने सिर हिलाते हुए कहा, और वे दोनों मैग्मारा साम्राज्य की ओर वापस उड़ गए। अध्याय 1019 से शॉर्ड ऑफ रियल ग्लिफ्स एंड कॉन्फ्लिक्ट भाग 1। इवान और अनास्तासिया के चले जाने के बाद सीरोत ने अपने सामने रखे सुनहरे ड्रैगन स्केल्स को एक विचारशील भाव से देखा। इससे पहले जब इवान ने सुनहरे स्केल्स निकाले तो उसने तुरंत पहचान लिया कि वे एक हल्के ड्रैगन और एक मध्यम स्तर के रैंक 6 के हल्के ड्रैगन के थे। कुछ दिन पहले गेहेना साम्राज्य की राजधानी को एक मध्यम स्तर के रैंक 6 के हल्के ड्रैगन ने नष्ट कर दिया था। उसने अपने आप से सोचा। उसके चेहरे पर एक गहरी शिकन दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या स्केल्स और राजधानी को नष्ट करने वाले ड्रैगन किसी तरह से संबंधित थे। जब उसने हल्के ड्रैगन के बारे में सोचा तो उसे अचानक एक और खबर याद आ गई, जो वर्तमान में यूटोपिया के शीर्ष गुटों के बीच एक गर्म विषय थी। कई लोग कह रहे हैं कि छाया सम्राट अभी भी जीवित है और उसने प्राचीन के मकबरे में कई प्रतिभाओं को मार डाला। उसने धीमी आवाज में कहा। उसका मन उस व्यक्ति की ओर वापस दौड़ रहा था जो अनास्तासिया के साथ आया था। अनास्तासिया भी नकली रूप धारण कर रही थी। जब तक उसने मुझे नहीं देखा, उसने बड़बड़ाया और अपनी लार को निगल लिया। क्या ये हो सकता है कि उसके साथ आया सौम्य दिखने वाला योगिनी शैडो मोनार्क था? यह विचार मन में आते ही सीरोत का पूरा शरीर कांप उठा, और एक पल के लिए उसने अन्य लावा राक्षसों के साथ भागने के बारे में भी सोचा। यूटोपिया में शैडो मोनार्क की प्रतिष्ठा काफी खराब थी, खासकर अनंत रात की घटना के बाद जहां उसने एक पूरे राज्य को नष्ट कर दिया था। सीरोत ने अपने दिल को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और 1 मिनट के बाद उसका रक्तचाप आखिरकार सामान्य हो गया। भले ही वह वास्तव में शैडो मोनार्क हो, ऐसा नहीं है कि मैं यहां से भाग सकता हूं, उसने एक आह भरते हुए कहा और अपने गोल चेहरे को दोनों हाथों से रगड़ा। अगर वह अकेला होता तो उसके लिए भागना आसान होता, लेकिन समस्या ये थी कि वह अकेला नहीं था। उसके अलावा वहां लगभग 100 लावा राक्षस भी थे और उसे यकीन नहीं था कि वह उन्हें उजागर किए बिना किसी अन्य स्थान पर ले जा सकता है। चलो बस उम्मीद करते हैं कि उन्होंने मास्टर वाल्टेयर के बारे में जो कहा वह सच है और वे हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे, सीरोत ने थोड़ी देर बाद कहा, और जिस लोहे की कुर्सी पर वह बैठा था उस पर पीछे झुक गया। जैसे ही वह पीछे झुका, उसे याद आया कि एनास्तासिया ने इवान के लिए कवच बनाने के लिए सहमत होने के बाद उससे क्या कहा था। उसका प्रस्ताव काफी अच्छा था, लेकिन समस्या यह है कि मुझे यकीन नहीं है कि वह सच कह रही थी या नहीं, सीरोत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने सभी हल्के ड्रैगन तराजू उठाए और खुली जगह के अंत में काले लोहे के दरवाजे की ओर चलना शुरू कर दिया। चलो उम्मीद करते हैं कि अगर मैं उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं तो वे मुझे परेशान नहीं करेंगे। जैसे ही सीरोत काले लोहे के दरवाजे के पास आया, वह अपने आप खुल गया, और जैसे ही वह अंदर गया, वह तेज आवाज के साथ बंद हो गया। तारानकन तारानकन तारानकन। घाटी से निकलने के बाद इवान और अनास्तासिया मैग्मारा किंगडम की ओर उड़े और कुछ घंटों बाद वहां पहुंचे। मुझे एशले के साथ कुछ सामान निपटाने की जरूरत है, जिसकी हमें अपनी योजना को पूरा करने के लिए जरूरत होगी, एनास्तासिया ने इवान से मैग्मारा किंगडम लौटने के बाद कहा। ठीक है, मैं इस बीच मैग्मारा किंगडम के चारों ओर एक नज़र डालूंगा, इवान ने एनास्तासिया को सुनकर सिर हिलाया। एनास्तासिया ने इवान की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और वहां से गायब हो गई। एनास्तासिया के चले जाने के बाद इवान ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और एक बेतरतीब दिशा में चलना शुरू कर दिया। चलो देखते हैं कि क्या हम कुछ दिलचस्प पा सकते हैं, है न एलोरा? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, चलो दिलचस्प खाना ढूंढते हैं। ठीक है, मैं खाने के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन वैसे भी। इवान ने एलोरा की बात सुनकर अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और जल्द ही भीड़ में गायब हो गया। NOWELL-BEACON.com। कुछ घंटों बाद इवान अपने हाथों में 2 मांस की कटारें पकड़े हुए मैग्मारा किंगडम के एक बाजार क्षेत्र में घूम रहा था। उसने मांस की एक कटार को अपने मुंह में डाला, लेकिन उसे काटा नहीं। 1 सेकंड बाद कटार पर रखे मांस के एक टुकड़े के चारों ओर एक काली सुनहरी रोशनी चमकी और वह गायब हो गई। जब मांस का टुकड़ा चला गया तो इवान ने दूसरे टुकड़े को भी काट लिया और अपने चेहरे पर दिलचस्पी के भाव के साथ चलना जारी रखा। ये जगह उस चीज की वजह से वाकई बहुत चहल पहल वाली है। उसने हल्के से टिप्पणी की, क्योंकि उसने देखा कि राक्षसों के अलावा बीस्टेकिंस, मेचेड्रॉइड्स, वैम्पायर और यूटोपिया की अन्य प्रजातियां बाजार की सड़क पर घूम रही थीं। मुझे आश्चर्य है कि जब उन्हें पता चलेगा कि वे जिस चीज के लिए यहाँ आए हैं वह वास्तव में एक चारा है, तो किस तरह का हंगामा होगा। इवान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोचा और एलोरा से बात करते हुए खुशी से बाजार का दौरा किया। लगभग आधे घंटे बाद वह एक स्ट्रीट स्टॉल के पास से गुजरा, लेकिन अचानक रुक गया और छोटी सी स्टॉल को संकुचित आंखों से देखने लगा। वह स्टॉल की ओर चला और देखा कि मालिक एक निम्न स्तरीय बी रैंक दानव था। वह जो सामान बेच रहा था वे या तो निम्न स्तरीय गोलियां, कुछ जड़ी बूटियां या शिल्प के लिए सामग्री थी, जो सभी उसके सामने एक छोटे लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बिखरी हुई थीं।
इवान स्टॉल के सामने झुका और उन सभी वस्तुओं को देखा जो दानव बेच रहा था। बी रैंक दानव ने बस इवान को देखा और उसकी बहुत परवाह नहीं की। इवान ने जो कपड़े पहने थे उससे दानव को पता चल गया कि इवान अमीर है और उसकी राय में उसके जैसे अमीर लोग उसके द्वारा बेची जा रही निम्न स्तरीय वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे। एक और अमीर कमीना जो मेरा समय बर्बाद करने के लिए यहाँ आया है। दानव ने सोचा और जोर से जम्हाई ली। ऐसा लग रहा था कि वह झपकी लेने के बारे में सोच रहा था। इवान को दानव की परवाह नहीं थी, जो निश्चित रूप से एक अच्छा सेल्समैन नहीं था, और उसकी नज़र धातु के एक छोटे काले टुकड़े पर रुक गई जो यू के आकार का था। इवान को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन जब वह स्टॉल के पास से गुजरा तो उसे लगा कि कोई चीज़ उसे आकर्षित कर रही है, और धातु के अजीब टुकड़े को देखने के बाद आकर्षण की भावना और भी बढ़ गई। ये चीज़ क्या है, उसने मन ही मन सोचा और स्टॉल से धातु उठा ली। धातु उठाने के बाद इवान ने इसकी जानकारी देखने की कोशिश की, लेकिन योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने अपनी स्टेटस विंडो पर कुछ प्रश्न चिन्ह देखे। जब इवान प्रश्न चिन्ह पंथ के उपासक को फिर से देखकर भौहें सिकोड़ रहा था तो उसकी स्थिति विंडो पर दिखाई देने वाला प्रश्न चिन्ह फीका पड़ने लगा और वहां नई जानकारी दिखाई देने लगी। अध्याय 1020 दायरे के ग्लिफ और संघर्ष का एक टुकड़ा भाग 2। दायरे के ग्लिफ का एक टुकड़ा। ये है। इवान दंग रह गया जब उसने अपने सामने मौजूद वस्तु का विवरण देखा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और शांति से अपने सामने मौजूद राक्षस से पूछा, क्या तुम जानते हो यह क्या है? इवान की बात सुनकर बी रैंक के राक्षस ने उसे ऊब भरे भाव से देखा और अपना सिर हिलाया। मैंने इसे मैग्मारा किंगडम के बाहरी इलाके में पाया। यह उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की तरह लग रहा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। जैसा कि मैंने सोचा था, मेरे विपरीत, जो देख सकता है कि यह रियल ग्लिफ का एक टुकड़ा है, यह आदमी इसके विवरण नहीं देख सकता। इवान ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसने दानव की आवाज़ सुनी और थोड़ी देर के लिए छोटे टुकड़े को देखा। ये कितना है? दानव ने इवान की आवाज़ सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस बेकार दिखने वाली चीज़ को खरीदना चाहता था। लेकिन उसने ये सवाल नहीं किया कि इवान इसे क्यों खरीदना चाहता था, और तुरंत इसकी कीमत बता दी। 100 निम्न स्तरीय सार पत्थर। दानव की आवाज़ सुनकर इवान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक मध्यम स्तरीय सार पत्थर निकाला और उसे उसकी ओर फेंक दिया। सार पत्थर देने के बाद वह खड़ा हुआ और रियल्म शॉर्ड लेकर चला गया। चलते समय इवान का मन अरोरा वर्ल्ड में अपने समय में वापस चला गया, जब उसने कालकोठरी में बैफोमेट के सार क्लोन को हराया था। उस सार क्लोन को मारने के बाद मुझे एक शॉट मिला कालकोठरी को साफ करने के इनाम के रूप में रियल ग्लिफ। इवान ने मन ही मन सोचा। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले अनास्तासिया ने उसे मोनाक फिजिक होल्डर्स के बारे में क्या बताया था। मोनाक कोर्सी रैंक पर पहुंचने के बाद अपना खुद का एक क्षेत्र बनाएगा। उसने धीमी आवाज में कहा, ये सोचते हुए कि क्या उसके हाथ में मौजूद रियल्म का टुकड़ा किसी तरह से मोनाक कोर द्वारा बनाए गए क्षेत्र से संबंधित है। अगर ऐसा है तो मेरे हाथ में मौजूद रियल्म का टुकड़ा बैफोमेट के मोनाक कोर द्वारा बनाए गए क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। आखिरकार ये गेहेना साम्राज्य है और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ किसी अन्य मोनाक के कोर द्वारा बनाए गए क्षेत्र का टुकड़ा मिलेगा, इवान ने सोचा और अंदर ही अंदर आह भरी। आखिर इस रियल्म के टुकड़े का क्या उपयोग है? वह अनास्तासिया से इसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि वह एशले के साथ उनकी आगामी योजना की तैयारी के लिए गई थी, इसलिए उसने इस मामले को फिलहाल अपने दिमाग से दूर रखने का फैसला किया। चूंकि उसने अनास्तासिया से रियल्म शॉर्ड के बारे में पूछने का फैसला किया था, इसलिए उसने पिछली बार की तरह इसे अवशोषित नहीं किया और इसे अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रखने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह इसे अपने स्टोरेज रिंग के अंदर नहीं रख सका। NOWELL-BE-IN.C-OM। इवान को आश्चर्य हुआ जब वह रियल्म शॉर्ड को अपने स्टोरेज रिंग में नहीं रख सका और उसने इसे अपने शैडो स्टोरेज में रखने की कोशिश की। आखिरकार इसे स्टोर करने में सफल रहा। इस रियल्म शॉर्ड में निश्चित रूप से कुछ खास है, क्योंकि मैं इसे अपने स्टोरेज रिंग के अंदर नहीं रख सकता। इवान ने शॉर्ड को दूर रखने के बाद सोचा और एलोरा के साथ अकेले मैग्मारा किंगडम का दौरा करना जारी रखा, जो कभी कभी उसे खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए कहती थी जब भी उसे कोई नया व्यंजन दिखाई देता था। वह वास्तव में एक पेटू है, इवान ने मुस्कुराते हुए सोचा जब उसने सड़क के एक स्टॉल से कुछ भुने हुए राक्षसी बकरी के चॉप खरीदे। हालांकि इस व्यंजन का नाम कुछ ऐसा था जो आसानी से किसी की भी भूख मिटा सकता था, लेकिन घूमते समय उसने सुना कि यह मैग्मारा साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक है। उन्होंने जिस राक्षसी बकरी का मांस इस्तेमाल किया वह राक्षसों की एक विशेष नस्ल का था, जो केवल मैग्मारा साम्राज्य के बाहरी इलाके में स्थित पर्वत श्रृंखला के पास ही पाया जा सकता था। राक्षसी धुएं से भरी एक जगह जहां रैंक 1 से नीचे के लोग आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते। इवान ने उस जगह के बारे में सोचा जहां राक्षसी बकरियां रहती थीं, और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर दिलचस्पी की झलक दिखाई दी। उसने जो सुना था उसके अनुसार जिस पर्वत श्रृंखला में राक्षसी बकरियां रहती थीं, वह धुएं से भरी हुई थी, जो सभी प्राणियों के लिए हानिकारक थी।
रैंक 1 से नीचे के राक्षस भी पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि मियाज्मा के प्रति उनके प्रतिरोध के बावजूद वे इससे अभिभूत हो जाते थे और इसके कारण उनके शरीर सड़ने लगते थे। मियाज्मा के कारण शरीर सड़ने लगते हैं। इवान ने अचानक चलना बंद कर दिया और अपने हाथ में हल्के बैंगनी रंग के भुने हुए बकरी के चॉप को अजीब भाव से देखा। चूंकि ये राक्षसी बकरियां मियाज्मा से भरी पर्वत श्रृंखला के पास रहती हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके शरीर भी सड़ चुके हैं और मैं अभी सड़ा हुआ ग्रिल्ड मीट खाने वाला हूं? इवान ने सोचा, और अचानक प्रसिद्ध राक्षसी बकरी को चखने की उसकी भूख खत्म हो गई। स्वाद कैसा है, एलोरा? इवान ने सबसे पहले एलोरा से पूछा, जिसने अभी अभी अपना मेमना चॉप खाया था। यह अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। क्या ऐसा है? इवान ने कुछ देर तक बैंगनी रंग के बकरी के चॉप को देखा, लेकिन अंत में उसने एलोरा को इसे खाने देने का फैसला किया क्योंकि उसे इसे खाने का मन नहीं था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं इसके स्वाद के बारे में बहुत उत्सुक था, इवान ने खुद से कहा और भुने हुए राक्षसी बकरे को बेचने वाले स्टॉल से दूर जाने लगा। जैसे ही वह दूर गया, उसके हाथ में पकड़े हुए बकरी के चॉप के चारों ओर एक छोटी सी काली सुनहरी रोशनी चमकी और वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। राक्षसी बकरा बेचने वाले स्टॉल से निकलने के बाद इवान ने मैग्मारा किंगडम का दौरा नहीं किया। इसके बजाय वह राज्य छोड़कर दूर की पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गया। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? एलोरा ने निराश स्वर में पूछा जब इवान मैग्मारा किंगडम से बाहर निकला, क्योंकि वह एक के बाद एक नए व्यंजन खाने का आनंद ले रही थी। एलोरा की निराश आवाज़ सुनकर इवान का मुंह खुला का खुला रह गया। वह लगभग 5 घंटे से एक के बाद एक व्यंजन खा रही है। उसने खुद से सोचा, क्या उसके छोटे से पेट के अंदर कोई ब्लैक होल या कुछ और है? एक पल के लिए उसने ये भी सोचा कि अगर वह एक अमीर व्यक्ति न होता जिसने प्राचीन के मकबरे में कई लोगों की संपत्ति लूटी होती, तो क्या होता? जल्द या बाद में अगर मैंने उनकी संपत्ति नहीं लूटी होती तो मैं निश्चित रूप से दिवालिया हो जाता, इवान ने सोचा और फिर एलोरा को सांत्वना दी। चिंता मत करो छोटे पेटू, हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां तुम अच्छा खाना खा सकोगे, उसने कहा। उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। और अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो मैं रैंक 2 के शिखर तक भी पहुंच सकता हूं।